नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। अमित शाह आज ऐसा एक बिल पेश करने वाले हैं कि अगर ये बिल पास हो गया और कानून की शक्ल अख्तियार कर लिया तो फिर मोदी और शाह गुजरात लॉबी इस पूरे इकोसिस्टम न ज्ञानेश कुमार की जरूरत रह जाएगी और न चुनाव आयोग की जरूरत रह जाएगी। सारी जरूरतें खत्म। क्या विपक्ष जो जो चोरी, कमजोरी, बेईमानी पकड़ता है, उसके एक कदम आगे जाकर के अगले स्टेप की तैयारी पहले से ही गुजरात लॉबी रखती है। ये सवाल बड़ा है इसलिए क्योंकि वोट चोरी जब पूरे देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना तो ये नया कानून बनने के लिए बिल तैयार मिला। आज ही ये पेश हो जाएगा सदन में। चर्चा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जाएगा, लेकिन जेपीसी का हश्र क्या होता है ये वक्फ वाले में देख लिया है। वहां पर बोतल भी चल जाती है आजकल, क्योंकि सत्ता पक्ष जो चाहेगा वही होगा। विपक्ष सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज, लोकतांत्रिक जो है औपचारिकताएं पूरी करने के लिए, संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उसमें विपक्षी सांसद होते हैं, उनकी सुनी नहीं जाती। ये विपक्ष के आरोप लगातार लगते रहे हैं जेपीसी को लेकर के। ये बिल क्या है, कानून क्या है, इसके खतरे कितने बड़े हैं? इसका सबसे बड़ा खतरा है, हमने क्यों कहा कि ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की जरूरत नहीं रह जाएगी गुजरात लॉबी को। इसलिए कहा क्योंकि ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग ये चुनाव जीतने में मदद करते हैं। मान लीजिए एक मिनट के लिए कि इनकी ये पकड़े गए, इन पर रोक लग गई, विपक्ष जीत जाएगा, उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन ये ऐसा कानून है कि उस सरकार को अस्थिर कर देगा, मुख्यमंत्री को हटाने का प्रबंध कर देगा। इस बिल में ये सब कुछ है। बस कानून बना और खतरा इसका जो अभी नजर आ रहा है उस खतरे का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। भाऊ को लाइए, पूरा कानून और इसके खतरों पर चर्चा करना है। स्वागत है भाऊ आपका। मैं पहले खबर दिखा देता हूँ, लाइए पहले खबर लाइए स्क्रीन पर। खबर देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की है, गवर्नमेंट टू मूव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन, संविधान संशोधन बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू रिमूव मिनिस्टर्स डिटेन्ड ऑन ग्राफ्ट चार्जेज। अब ये ग्राफ्ट चार्जेज को हिंदी के जो पोर्टल्स ने जो छापा है वो बहुत हद तक उसमें छिपाने की कोशिश की है असली खेल। हम तकनीकी जानकार नहीं है, बड़ा स्पष्ट कर दें। तकनीकी और वैधानिक जो जानकार हैं उनसे भी हम सवाल आज रखेंगे जो तर्क बोलते हैं। तर्क ये बोलते हैं कि कानून क्या है। दरअसल इस कानून को दिखा दीजिए, बिल दिखा दीजिए। बिल भी जो है और जेपीसी में आज मतलब पेश होगा सदन में, फिर जेपीसी को सौंपा जाएगा। वो भी हमारे पास डिटेल आ चुकी है। ये देखिए, बिल्स फॉर रेफरेंस टू ज्वाइंट कमेटी, ये बिल है। आज 3 बिल पेश किए जाएंगे, लेकिन ये सबसे खतरनाक बिल है। खतरनाक बिल हम क्यों कह रहे हैं, मैं पहले कानून आपको बता देता हूँ। इस मतलब ये बिल बता दूं बिल में क्या है, फिर कानून पास होने के बाद कानून की शक्ल ले लेगा। इस बिल में है कि कोई भी गंभीर अपराध जिसमें 5 साल तक की सजा है, 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, कोई भी गंभीर अपराध, अगर उस अपराध के आरोप में कोई भी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य का मंत्री, किसी भी सूबे का कोई मंत्री, अगर किसी भी गंभीर अपराध के आरोप में जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा हो, उसमें गिरफ्तार होता है और 30 दिन वो जेल में रहता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसको पद से हटा देंगे। अगर प्रधानमंत्री सिफारिश नहीं करता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री बहुत बड़े दिल के हैं, सिफारिश हो सकता है न करें, बहुत बड़े दिल के हैं, क्योंकि 30 दिन के बाद 31वें दिन तो बिना सिफारिश भी हटेगा, तो उसमें बड़ा दिल भी दिखा सकते हैं कि हमने सिफारिश नहीं की। तो अगर प्रधानमंत्री नहीं सिफारिश करता है तो 31वें दिन वो खुद ब खुद पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। उसके पहले बर्खास्त होगा, नहीं तो 31वें दिन हट जाएगा। 5 साल की से ज्यादा की सजा है तो बहुत सारे मामलों में हालांकि गिरफ्तारी होती है, लेकिन इसमें गिरफ्तारी का एक
लोग मीडिया पोर्टल्स लिख रहे हैं, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी अभी हम नहीं कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि कई बार बिल को पढ़ने और समझने में बहुत कंफ्यूजन होता है। लेकिन इतना पक्का है कि 5 साल से ज्यादा के अपराध में। अब 2-3 बातें हैं, मैं वो 2-3 बातें बताऊंगा, फिर क्या अपोजिशन की रिएक्शन है इस पे। अपोजिशन तो यहां तक कह रहा है कि इस बिल को फाड़ देंगे। क्यों ये कहना पड़ रहा है, उसके पीछे एक सामान्य सी मेरी छोटी बुद्धि में बात आई। किसी मुख्यमंत्री को आज तक अपने खिलाफ आपने मुकदमा, मतलब मुख्यमंत्री के शासन में वो राज कर रहा हो, उसके राज्य में उसकी पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा किया है, कहीं कोई एग्जाम्पल हो तो जरा खोजिएगा आप लोग। रेयरेस्ट ऑफ रेयर अगर हो सकता है मिल जाए, मुझे तो उम्मीद कम है, कोई भी मुख्यमंत्री। हाँ, ये एग्जाम्पल आपको बहुत मिलेंगे, उसमें सबसे बड़ा नाम योगी आदित्यनाथ का मिलेगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ऊपर दर्ज मुकदमे हटा लेते, वो हटा लेते, अपने केस सब वापस ले लेते हैं, खत्म कर देते हैं, तो कोई करेगा नहीं। अब बचा क्या, कहां से केस हो सकता है? बस सेंट्रल एजेंसीज। और सेंट्रल एजेंसीज का चाल, चरित्र और चेहरा मोदी जी से बिल्कुल मैच करता, हूबहू डीएनए मैच है। अब आप बताइए क्या हो सकता है। हम भावुक पास वाले इस सवाल पे चल रहे हैं, फिर हम आएंगे अपोजिशन वाले हिस्से पर, बस इस जवाब के बाद कि अपोजिशन इसके लिए क्या, उनकी प्रतिक्रिया क्या है और बड़े वकीलों की क्या रिएक्शन है। भाऊ। देखिए आशीष, सरकार एक एक पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सोचा था कि चुनाव तक ही मतभेद रहते हैं, और जब सरकार बनती तो सबको साथ में लेके चलते हैं और फिर देश का विकास की बात करते हैं। 2014 के बाद इस देश में ऐसी सरकार आई जिसने अपने आप को चुनावी मशीन बना लिया है कि चुनाव जीतने हैं, एन केन प्रकरण चुनाव जीतने हैं। यदि चुनाव नहीं जीत पाए तो सरकारें तोड़ के अपनी सरकारें बनानी, और वो तोड़ने में हम सक्षम नहीं हुए तो लगातार सरकार को प्रताड़ित करना है ताकि वो काम ना करे। उसके लिए केंद्रीय जांच एजेंसियां, कुछ हद तक जुडिशियरी और राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन पदों का खुल के उपयोग होता है, ये हमने देखा। अब ये बिल क्या कहता है? ये बिल ये कहता है कि भाई कोई भी मंत्री यदि 30 दिन के लिए जेल में है, चाहे उसका अपराध सिद्ध हो ना हो, उसको बर्खास्त करना चाहिए। ये बेसिकली तमिलनाडु का एक केस था, वी सेंथिल रेड्डी जी, 2023 का। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इनको अरेस्ट किया गया, इनका इस्तीफा हुआ, फिर इनको बेल मिली। बेल मिलने के बाद इन्होंने फिर से शपथ ली। ओक साहब के अध्यक्षता में बेंच था सुप्रीम कोर्ट का। ये बेल रिवोक करने के लिए जब एजेंसियां पहुंची सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बेल तो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन उन्होंने एक बाया रास्ता दिख लिया कि देखिए आप मंत्री है, आप बेल पे है, तो आपने फिर से शपथ नहीं लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको बेल एंजॉय करिए, आप फ्रीडम एंजॉय करिए, लेकिन आप उस पद से हट दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इमोरल लगता है। और फिर बाद में उनका इस्तीफा होता है। ये केस है। अब आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए, वो अंदर से सरकार चला रहे थे। एक ही एक उदाहरण मेरे नजर में है अरविंद केजरीवाल का, जो अंदर थे और सरकार चला रहे थे कुछ दिनों के लिए। नहीं तो हमारे देश में कम से कम विपक्ष के पास इतनी अभी नैतिकता बची है कि अरेस्ट होके वो इस्तीफा दे देते हैं। फिर चाहे हेमंत सोरेन हो, अरेस्ट हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अनिल देशमुख हो, इस्तीफा दे दिया। कैच कहाँ है आप ममता बनर्जी या स्टैलिन जैसे वटवृक्ष को आप हिला नहीं पा रहे। तो आपको क्या करना है, कोई एक भ्रष्टाचार का मामला पकड़ना है, उस भ्रष्टाचार के मामले में 1-2 लोगों को अरेस्ट करना है और उनसे एफिडेविट लेना है कि मैंने इसमें से इतना पैसा, हमने वो पैसा ममता जी के यहाँ दे दिया। उसके एफिडेविट पे ममता जी को अरेस्ट किया जाएगा और 30 दिन तक उनको रखा जाएगा। 30 दिन तक उनको बेल नहीं होने देंगे। 31वें दिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो बर्खास्त हो जाएगी। फिर उसके बाद पार्टी में क्राइसिस होंगे। देखिए सोरेन के यहाँ पे भी, सोरेन जिनको मुख्यमंत्री बना के आए थे, उसके बाद में वो बागी हो गए।
हाँ। बिहार में भी किसी को मुख्यमंत्री बनाया था, वो भी बागी हो गया। बागी हो गया। हाँ। तो पार्टी में क्राइसिस तो होते हैं, पार्टी में क्राइसिस तो होते हैं। तो आप ऐसे जो मजबूत स्तंभ है, खासकर डीएमके जो बड़े मजबूत स्तंभ है अभी, और ममता, बीजेडी तो निपट गया। एक एक चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू कोई कमिटमेंट नहीं है एनडीए के प्रति। जिस दिन उनका एटीएम से पैसा ठीक से नहीं निकला, वो निकल जाएंगे। अब उन पे भी तलवार लटकी हुई, पुराना कोई केस निकल जाएगा, उसमें से एफिडेविट ले लेगा। सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय बार बार कहते हैं जब तक वो आप आरोपी नहीं। अब भाई, ये जो आपने कहा कि मोदी जी ये बिल, मोदी ये सब नैतिकता वगैरह विपक्ष के लिए। गुजरात में मोदी जी के कैबिनेट में ऐसे भी मंत्री थे जिनको सजा हो गई। हाँ। सजा होने के बाद भी थे। और राहुल गांधी को 2 साल की सजा क्या होगी लोअर कोर्ट में, इन्होंने तो बंगला भी खाली कर दिया। तो ये सिर्फ अपोजिशन को एक नया रास्ता है परेशान करना। अब मैं आता हूं, होता क्या है, अपराधी साबित होना या मतलब तुम किसी को अपराधी करार कर देते हो और वो मुजरिम साबित होना, दो अलग अलग बातें। हेमंत सोरेन 5 महीने जेल रहे, तो आपका 31 दिन का तो टाइम निकाल खत्म हो गया। 5 महीने जेल में रहे, पूरा लोकसभा चुनाव आपने बाहर नहीं आने दिया उनको। क्या हुआ, जब उनको बेल मिली तो क्या बात हुई कि भाई जिस जमीन को लेकर इनको अरेस्ट किया गया, उस जमीन का इनसे संबंध क्या है बताएं। क्या वो जमीन के पास में खड़े थे, क्या जमीन पे कब्जा है, क्या जमीन का कोई कच्ची पच्ची चिट्ठी है, या जमीन इनके रिश्तेदारों ने अरे वो जमीन से कोई लेना देना नहीं इस आदमी, कहीं रिकॉर्ड नहीं प्रूव कर पाए, तो आप जबरदस्ती इनको 5 महीने जेल में रखे हैं, इनको बेल दे दीजिए। अनिल देशमुख गृह मंत्री, महाराष्ट्र, गृह मंत्री नंबर 2 की पोजीशन होती है, वर्तमान में अमित शाह भी गृह मंत्री, 13 महीने जेल रहे, 100 करोड़ के आरोप थे और चार्जशीट 1 करोड़ 80 लाख पे हुई। सवाल ये है, अब एक आध अमेंडमेंट बिल ऐसा लाना पड़ेगा कि जो एजेंसियां, जो अधिकारी ऐसे केसेस दर्ज करते, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलना चाहिए। लाएगा कौन सरकार को जल्दी, नहीं कल्पना नहीं है, ऐसा तो है नहीं अमर पट्टा लेके आए, ऐसा तो है नहीं। अब ये तो प्रयास कर रहे, ये क्या है, ये जो गलियां ढूंढ रही है क्या है, ये वो व्यवस्था है जो इनको पता है कि जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। ये पता है कि इनके सांसद खुद कहते कि 150 की औकात है पार्टी, उससे ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। इनको पता है जनता ने रिजेक्ट कर दिया, इनको पता है चुनाव आयोग का हमको सब सारा भांडा फूट रहा है। उनको ये पता है कि न्यायपालिका में कई बार जरूरी नहीं कि रिलीफ ही मिले, कई जगह झटके भी मिलते हैं। तो गारंटेड रास्ता ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें 2 वायलेशन है। एक तो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट होता है, ये आपके आजादी पे अंकुश है ना। मतलब जिसको सजा हो गई वो बाबा बार बार पेरोल पे आके डेरा सच्चा सौदा चुनाव में काम कर सकता है इनके लिए। और कोई मंत्री यदि सिर्फ आपने आरोपित व्यक्ति को आपने मंत्रिमंडल से हटा दिया, बर्खास्त कर दिया आपके अधिकार में, मतलब किसी को भी आरोप लगाओ और काम पे लग जाओ। और एजेंसी ईडी का केस तो आपको जमानत भी नहीं मिलती जल्दी। नहीं, इस पे जरा अपोजिशन का भी रिएक्शन दिखा देते हैं, लेकिन उसमें कई बातें हैं। एक तो अभी यही सरकार गई है 14 सवाल लेकर के राष्ट्रपति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को निर्देशित नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल और राष्ट्रपति को निर्देशित नहीं कर सकता। लेकिन मुख्यमंत्री, मंत्री, वो सब के सब एक अगर केंद्रीय एजेंसी उस पर आरोप लगा दी और उसको अरेस्ट कर ली तो उसकी कुर्सी चली जाएगी।
मैं अपोजिशन के तरफ से जो रिएक्शंस हैं पहले वो दिखाता हूं, जरा पहले खबर दिखाइए अपोजिशन को लेकर के जो खबरें हैं वो खबरें दिखाइए। ये देखिए आपके सामने खबर है, बिल फाड़ देंगे, टेबल तोड़ देंगे, गिरफ्तार पीएम सीएम को हटाने से जुड़े बिल पर विवाद, विपक्ष ने चेताया। अब जरा सबसे पहले महुआ मोइत्रा को सुनवाइए, क्या रिएक्शन है, अपोजिशन से रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, महुआ मोइत्रा को सुनवाइए। The darkest days in Indian democracy. Late last night, the BJP government, which has only 240 MPs, please understand, this is not a majority government, only 240 MPs, hanging on with the help of two allies, has introduced a bill late last night, 9 o'clock, which is a constitutional amendment bill. The opposition has said right from last year that Samvidhan khatre mein hai. Today we have been proven right. What is the law of the land? The law of the land is everybody is innocent till proven guilty. This constitutional amendment bill seeks to just arrest any opposition chief minister, any opposition minister it can arrest, and within 30 days they can sack them and they can topple the government. It is completely bypassing the judiciary because there is no need for a trial for the person to be proven guilty. Now this is extremely dangerous. We are officially in a state of super emergency because what the BJP is doing is they are seeking power without accountability. What is the basic structure of the constitution? It is a federal structure. You can't change the basic structure. The federal structure means that in the states, 8 crore, 9 crore people are electing an elected chief minister. Right? Now you can use, the BJP government has weaponized the agencies. They can use Enforcement Directorate, which has got conviction rate of under 1%. They can use CBI to just arrest anybody, and then after they arrest that person, within 30 days they can be sacked. Right? So there is no need of the judiciary, no need of the courts, there is no need to be proven guilty. So you see what happened with Satyendra Jain. After 4 years, the CBI is saying that we have no case. So in this case, they can use it not only to topple an elected opposition chief minister, they can also use it to keep anybody, any BJP chief minister, any BJP state government that is not listening to Modi ji and Amit Shah, they can say, Bhaiya, line mein aao, otherwise your head will also be chopped off. So we have to understand how serious this is. ये जो महुआ मोइत्रा ने कहा, इसको अगर एक लाइन में कहें तो भारत में अनुच्छेद, मतलब देखिए कि ये कितने सातिर और कितने देश के लिए खतरनाक लोग हैं। भारत में संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल किए बगैर आपातकाल लगाने के रास्ते हैं। बस 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 बस, बस सुपर इमरजेंसी जो उन्होंने जो सुपर इमरजेंसी बोला वो वही है। दूसरी बात, दादागिरी देखो क्या है। पार्लियामेंट का एक प्रोसीजर है आशीष, पार्लियामेंट के एक कानून रूल्स है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का रूल 19B ये कहता है कि आपको कोई भी अमेंडमेंट बिल या कोई भी बिल हाउस में इंट्रोड्यूस करने के पहले सदस्यों को नोटिस देना पड़ता है, वो बिल सदस्यों के बीच में घुमाना पड़ता है। होम मिनिस्टर रातों रात एक रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं कि आप थोड़ी सी लीनियंसी दिखा के इस बिल को तुरंत आप हाउस में लगा दो। क्या ऐसी जरूरत थी जब 2 दिन हाउस में, भाई मानसून सेशन के लिए 2 दिन बचे, क्या गरज है बैकडोर एंट्रीज मारने से ऐसे? व्हाई इज द नीड? इतनी जल्दी क्यों है? नीड है, ये जुड़ता है, पता है भाव कहां? वोट चोरी पकड़े जाने से जुड़ता है। ये वहां से जुड़ रहा है कि अगर अब विपक्ष की सरकारें बनेंगी, अगर वोट चोरी पकड़ी गई, वहां पर जनता खड़ी हो गई, तो वहां विपक्ष की सरकार बनेगी, फिर उनको कैसे हटाना है वो प्रबंध है। और ये चंद्रबाबू नायडू के लिए भी एक मैसेज है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में तेलुगु बिड्डा ना करना भाई, साथ में रहना। बिल आ रहा है, आज तो तुम उपराष्ट्रपति में खेल कर दोगे, उसके बाद तुम्हारा क्या खेल होगा देख लेना। भ्रष्टाचार के केस पहले से हैं, पहले से आपको उठाना ही है और क्या है। हाँ। तो कुल मिलाकर ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये जनमानस के खिलाफ। आपकी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है भाई, हम तो बोलते हैं कि हमने तो कभी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी को हटाओ। अभी ये वोट चोरी उनकी पकड़ी गई, तभी समझ में आ गया कि ये अभी वोट चोरी के बलबूते पे है। नहीं तो 5 साल के लिए यदि वो जीत के आ गए, भाई ममता बनर्जी आपको पसंद हो ना पसंद हो, जनता ने उनको चुनाव जितवाया है। स्टालिन पसंद हो या ना पसंद हो, स्टालिन को चुनाव जितवाया है जनता ने, क्योंकि वहां तो ये खेल नहीं कर पाए क्योंकि राज्यों का तासीर ही अलग है।
और ये फेडरल स्ट्रक्चर है भैया, हमारे यहाँ पे राज्य इकाई अलग है, इट्स ए यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपने पहले राज्यपालों को ऐसे ये कर दिया कि आपने राज्यपाल 2-2 साल तक, 5-5, 4-4 साल तक बिल पे बैठे रहते, ना बिल रिजेक्ट करते ना पास करते, और सरकार को काम करने नहीं देते। जब सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर व्यवस्था दी तो आप सर्वोच्च न्यायालय पे चढ़ने का प्रयास करते। वो बहस चली रही है, इसी बीच आप एक नया रास्ता ढूंढ के आते। मुझे विश्वास है कि ये यदि न्यायपालिका ने ढंग से काम किया तो ये टिकेगा भी नहीं, बिल न्यायपालिका में भी नहीं टिकेगा। और ये बिल पास होना 2/3 मेजोरिटी से मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, एग्जैक्टली बात वही एक है कि 2/3 बहुमत वाला मामला मुश्किल है, लेकिन उसके लिए भी ये जुगाड़ पता है भाऊ, इसमें थोड़ा और हम लोग को समझना पड़ेगा। एक तो ये इंट्रोड्यूस क्यों किया जल्दी कल रात में 9 बजे, कि इनको पता है कि जेपीसी में जाएगा, जेपीसी में जाएगा तो अगर अभी से ही इंट्रोड्यूस कर देंगे तो अगले सेशन तक जेपीसी से बिल वापस आ जाएगा अगले सेशन में पास करवाने के लिए। इसलिए ये जल्दबाजी में सेशन खत्म होते होते एक दिन पहले बिल ला रहे हैं। सेशन खत्म होने के एक दिन पहले बिल लाने का मतलब है कि जेपीसी में जाए, और जेपीसी में भी फिर इन्हीं के हिसाब से होगा, और जेपीसी से अगले सेशन में ये जानबूझ के कर रहे हैं, ये जानबूझ के किया हुआ है, प्री प्लान है ये। ऐसा नहीं कि रात को अमित शाह सोए तो सुबह उठते से उनको याद आया, अरे एक बिल लाना है यार, 130वां अमेंडमेंट कर ही ले। ये तो प्री प्लान कई महीनों के डिस्कशन के ऊपर, कई लोगों के डिस्कशन करके ऊपर इस बिल का ड्राफ्ट बना है, और इस बिल का ड्राफ्ट बनने के बाद ऑल ऑफ अ सडन एक दिन पहले, 2 दिन पहले इंट्रोड्यूस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले तो ये हो गया। दूसरी बात, अदालत रोकेगी कि नहीं रोकेगी इस पर भी बहुत सारे संदेह हैं। अभी जिस पर बहस चल रही है उस पर लगातार जो टिप्पणियां आ रही हैं, उस बेंच की टिप्पणी, गवई साहब भी उसमें बड़ा कंफ्यूजन है। जो कहते हैं ना कि वो न्यायिक मतलब कानूनी शब्दावलियां, वो बड़ा कंफ्यूजन है। वो उसमें एक शब्द आ रहा है, कल से उस पर बहुत बहस चल रही है, कई लोगों से चर्चा हुई, कई लोग कहे कि ये बहुत तगड़ा कमेंट कर दिया है, कहा है कि हम फैसला नहीं बदलेंगे, सिर्फ राय देंगे, राय दे सकते हैं, राय बदल सकते हैं, हाँ राय बदल सकते हैं, फैसला नहीं बदलेंगे। नहीं, उसमें एक बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कल का भी जब हम पूरा देख रहे थे, वर्बटम देख रहे थे सवाल जवाब, उसमें सर्वोच्च न्यायालय बार बार ये कह रहा है कि भाई 2 केसेस है उसमें। एक केस ये है कि क्या गवर्नर को आप समय दे सकते हैं 3 महीने का, बांध सकते हैं, और दूसरा है जो बिल गवर्नर दबा के बैठा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पास कैसे कर, वो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि ये जो पास कर दिए बिल, ये जो है ये कोई नाजिर नहीं है, ये सिचुएशनल कंडीशन है, क्योंकि उस केस में सिचुएशन ही ऐसी थी। हम क्या करते, उन्होंने एलजी को पूछा हम क्या करते, बिल वापस भेजते गवर्नर के पास, गवर्नर फिर बिल पे बैठता। हमें 4 साल पेंडिंग बिलों को तो निकालना था, इसलिए हमने किया, लेकिन हम ये रेगुलर प्रैक्टिस नहीं मानते, ये हमारा काम नहीं है, ये रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन 3 महीने के लिए जब वो कहते हैं तो बोले भाई 3 महीने का समय नहीं देंगे तो क्या करें, आप बताइए मुझे, ऐसी सिचुएशन फिर आई तो क्या कहें? क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट के बिल पेंडिंग पड़े रहेंगे? क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि ये जो बार बार आप 131 और 431 और 432 जो पैराग्राफ बार बार कह रहे थे, बोले आप पैराग्राफ इंडिविजुअल मत पढ़ो, जो आप निर्णय का पैराग्राफ पढ़ रहे हो उसका रेफरेंस ऊपर के पैराग्राफ में है, उसके साथ लड़के पढ़ोगे तो आपको नीचे का समझ में आ जाए। सवाल वो है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नाजिर है कि भाई जब बिल आप राज्यपाल रोक देगा तो सुप्रीम कोर्ट जाके बिल पास करो, बोले ना, ये सिचुएशन ही ऐसी आई थी, इसलिए इसको नासिर नहीं बना रहे हम, हमको मालूम है हमारा वो अधिकार नहीं है, लेकिन आप अपना अधिकार उपयोग में नहीं लाओगे तो फिर इतना किसी को तो करना पड़ेगा, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन फिर जब कोर्ट ने कहा कि आप बताइए क्या करें, आप बताए ना ऐसे सिचुएशन में क्या करते, तो एलजी बोला कि नहीं मैं उसमें कैसा बोल सकता हूं,
भाई आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप जो डिसीजन ली सुप्रीम कोर्ट पे उस पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप मेरे डिसीजन से नाराज है, तो आप बताइए डिसीजन, आप बताइए चलो क्या होना चाहिए था। 3 महीने का कोई इसका बैंडिंग नहीं होना चाहिए था, और फिर ये 2 साल 5 साल बैठ गया, तो उसका क्या सिचुएशन है, क्या सॉल्यूशन है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है? और इस पे बहस आगे चली। और दूसरी बात है कि ये पहले दिन से तय था कि देखिए ये लीगल प्रोसेस है, ये कोई केस नहीं चल रहा है संविधान बेंच के सामने। इट्स नॉट अ पिटीशन, इट्स अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। राष्ट्रपति ने कुछ चीजों को डिफाइन करने के लिए कहा। ये जो रेफरल होता है, रेफरल का जो रिप्लाई होगा वो नासिर नहीं बनेगा, वो साइटेशन नहीं होता। दिस इज बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट, इट इज नॉट फॉर द पब्लिक एट लार्ज। इसलिए उन्होंने कहा, और एक केस ऑलरेडी पिटीशन मूव किया है तमिलनाडु केस ने, कि संविधान बेंच जब प्रेसिडेंट रेफरल पे बात करेगा तो उससे हमारे केस के निर्णय पे बाध्य नहीं होना चाहिए। वही उन्होंने कहा कि ये केस का जो निर्णय है। अब हम इस पे आते हैं, इसमें बेसिकली किस लिए हम चर्चा छेड़े थे बाबू, हमने फिर वही चर्चा की कि 10 बिल जो सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिए, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में इसी बात पर चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां आ रही है, फैसला नहीं बदल सकते हैं, वो इसी पे कर रही है, लेकिन जो टाइमलाइन फिक्स किया है वो बदला जा सकता है, और उसकी पूरी की पूरी आशंका नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 2 पार्ट में बातें कह रहा है, जस्टिस 2 पार्ट में बातें कह रहे हैं। एक पार्ट कि हम फैसला नहीं बदल सकते, जो आपने कहा कि 10 बिल जिसको कानून में तब्दील कर दिया गया, वो फैसला हम नहीं बदल सकते, वो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सेकंड पार्ट जो टाइमलाइन, टाइम फ्रेम में बांधा राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, उस पर संदेह के बादल हैं, और जो नहीं लग रहा है आशीष, प्रथम उसमें भी बड़ा, उसका बड़ा, सपोज टाइमलाइन भी इन्होंने बोल दिया कि 3 महीने काम निकाल देते, तो उसमें एक व्यवस्था तो हो ही गई ना कि समय ज्यादा हो गया, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट बिल पास करे। लेकिन पूरा प्रोसेस तो हो गया ना, ये फिर 2 साल सुप्रीम कोर्ट में जाए, तब तो चल गया ना, राजकाज तो चल गया। प्रॉब्लम क्या है, ये मामले हाई कोर्ट से नहीं आते, ये सीधा सुप्रीम कोर्ट आते। और बिल वाले जो उसके बाद ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबा चला था। और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात खुद कह दी कि ये फैसला नजीर नहीं है, तो नजीर अगर होता तो आसानी होता। देखिए, नजीर नहीं है, एक मिनट, नाजिर नहीं है तो आप ये भी मत समझिए कि वो 10 बिल वाले के बारे में बोल रहे हो। वो पूरे, मुझे अभी भी लगता है कि वो 3 महीने का जगह 6 महीने हो जाएगा, लेकिन लिमिट डाल के देगा सुप्रीम कोर्ट। वो तो खैर इंतजार का विषय है। अभी इस पर आते हैं, इसमें और भी 2 ट्वीट और भी हैं, जरा 2 ट्वीट और दिखाइए, क्योंकि कानून के जानकार, देश के सबसे बड़े जानकार लोगों में से हैं अभिषेक मनु सिंघवी। जरा उनका ये ट्वीट भाव बताइएगा, ये क्या इसका हिंदी में पूरा। What a vicious circle, no guidelines for a greatest followed arrest for a opposition leader required and disappropriation. Now proposed law remove including CM etc. immediately incumbent immediately on arrest. But why do disabilities opposition is to unleash biased central agencies to arrest opposition CMs, and despite being unable to defeat them electorally, remove them by arbitrary arrest and no ruling party incumbent CM ever touched. सीधा है इसका। इन्होंने कहा कि एजेंसियों को तो खुला छूट दे ही दी आपने, जो चाहे जिसको अरेस्ट कर सकते हैं,
अब ये बिल लाके तो आपने ये भी व्यवस्था कर दी है कि आप तो सीधा मुख्यमंत्री को ही बर्खास्त कर सकते हैं, सीधे सीधे। और ये सरकार की मनीषा है। देखिए, मणिपुर 2 साल से जल रहा था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के नाम से सरकार बर्खास्त नहीं। ये जब अमेरिका जाना था प्रधानमंत्री को, और उन्हें लगा मणिपुर का कई इश्यू वहां पे नहीं उठ जाए अमेरिका में, ह्यूमन राइट्स का, उस चक्कर में अमेरिका जाने के पहले आनंद फानन में उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू किया। यदि अमेरिका का दौरा नहीं होता प्रधानमंत्री जी का, तो मुझे नहीं लगता कि वो राष्ट्रपति शासन लागू होता, और वही 2 साल से विफल मुख्यमंत्री बना रहता। लेकिन जरा कुछ किसी राज्य में 2 लोगों की भी मृत्यु हो जाए, तुरंत सरकार बर्खास्त करने के लिए गवर्नर से लेकर तमाम लोग लगे रहते। तो ये सरकार कितनी बायस चलती है तो पता है, और उसके हाथ में एक नया टूल है। मुझे पूरा विश्वास है कि अपोजिशन इसको टूथ एंड नेल खेलेगा पूरी तरह से। ये और ये अमेंडमेंट बिल है, यदि 2/3 मेजोरिटी पास होना है तो 2/3 मेजोरिटी बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात तो है कि इस सरकार ने मनीषा को अपने बता दिया। सरकार हो सकता है कि ये बिल डिस्कस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके पहले उठा के सरकार सीधा उसको एक अध्यादेश नहीं निकाल दे, ये कि बिल तो डिस्कस हो ही रहा है, अध्यादेश निकाल देते हैं, अगले हाउस में पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अध्यादेश कैंसिल। सरकार कुछ भी कर सकती है। समझना पड़ेगा कि संविधान संशोधन में अध्यादेश आ सकता है कि नहीं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये समझना पड़ेगा। नहीं, लेकिन आशीष ये सरकार कुछ भी कर सकती है। तो इसी पर मैंने भाऊ कहा, ये सरकार जिस दिशा में जा रही है, तो इसीलिए कई बार पार्लियामेंट का सिंपल रूल है कि कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करने के पहले मेंबर्स के बीच में सर्कुलेट होना चाहिए। वो रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हैव लीनियंसी, हमारी तरफ थोड़ी उदारता बरतने के बाद आप बता दीजिए कि क्या है। तो उससे क्या होता कि आपने तो पार्लियामेंट का भी रूल तोड़ दिया, बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो रूल तोड़ना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। आप जाते जाइए कोर्ट में, 8-10 साल कोर्ट में लगे रहेंगे, 6-6 महीने में बढ़ाते रहेंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं, इतनी बात पक्की है। और अब हम वाकई सुपर इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। असली बस यही मसला है जिसपे ज्यादा चिंता है कि अब ये 1 पार्टी रूल, मतलब लोकतंत्र का केवल आपको मुखौटा नजर आ रहा है, अब ये हो चुका है, उस दिशा में बढ़ चुके हैं। और ऐसी स्थितियां दुनिया में जिन जिन देशों में आई हैं, सिर्फ जनता ने रोका है। हालांकि जनता ने जब रोका भी तो अब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है उन सभी देशों को, उस दिशा में बढ़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं इसकी गंभीरता कितनी बड़ी है। रेवंत रेड्डी के खिलाफ 89 मामले इस समय हैं, 89 मामले हैं। स्टालिन के खिलाफ 47 मामले हैं, जिसमें 11 गंभीर मामले हैं। 47 11 गंभीर मामले हैं। अब 2 तो आपको सामने ही नजर आ गए, 2 के सामने नजर आ गए। इसके बाद सुक्खू पर 5 मामले, हिमाचल प्रदेश सुक्खू पर 5 मामले हैं। हेमंत सोरेन पर ऑलरेडी मामला दर्ज ही है। जगन मोहन अब अपोजिशन में है, 73 मामले हैं इन पर। चंद्रबाबू नायडू पर भी दर्जन भर से ऊपर मामले हैं। आज सत्ता में है उनसे ज्यादा। मुझे लग रहा है जो भाव ने बीच में कहा था, केरल के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी बहुत ज्यादा मामले हैं। आपको कुछ नहीं करना आशीष, अरे जिनको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, एक आदमी से एफिडेविट लेना है बस कि मैंने पैसे दिए, कि मुझे सीएम ऑफिस में बुलाया गया था और बोला गया था उसकी जाके हत्या करो। हाँ, बस 302 का मुकदमा सीधा। और ये तब है भाऊ, ये कानून तब आ रहा है। मुझे तो लगता है कि इन्हीं सब मामलों पे जब सुओ मोटो नहीं लेता है ना, जैसे अभी मैंने कहा बीच में जब आपसे कि मुझे उम्मीद नहीं है कोई भी, क्यों नहीं है, सुओ मोटो इसमें नहीं लेगा कि ये क्या कर रहे हो, संविधान के मूल ढांचे तुम हिला करके पूरा संविधान धराशायी करने के कगार पे हो। इसलिए क्योंकि आप सोचिए, जिस ईडी का कन्विक्शन रेट 0.4% है, कितनी बार आपने ईडी पर शो किया है, जिस ईडी को रोज
इतनी गालियां मुझे लगता है इस ब्रह्मांड में किसी एक व्यक्ति को या एक संस्थान को नहीं मिली होगी जितनी इस ईडी को। अगर शर्म होती ना तो इस ईडी के डायरेक्टर वगैरह चुल्लू भर पानी जाके तलाशते। इतनी गालियां मिलती हैं कि तुम नकारे हो, ये हो, सरकार की हिसाब ये कर रहे, कब मानोगे? कितनी 0.4% करप्शन रेट, जिस और वही एजेंसी देखिएगा सरकार गिराएगी, वही एजेंसी गिराएगी, क्योंकि सीबीआई के घुसने में दिक्कत हो सकती है मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने में। अरे मुख्यमंत्री को बाबा अरेस्ट करने वही, में ही जाएगी। अरे उसी ने तो कई सरकारों को पलीता लगाया। हाँ, कई बार क्या होता है, आप इतना बदनाम करते हो सरकार को। केजरीवाल को बदनाम ही कर लिया गया, 100 करोड़ रुपए की वसूली सरकार करके उद्धव ठाकरे को बदनाम कर लिया गया। वो चार्जशीट में 100 करोड़ क्यों नहीं? आप देखिए, सीबीआई और ईडी सारी पहुंच गई थी सुशांत सिंह राजपूत केस में। किन किन लोगों के खिलाफ क्या कहने, उद्धव ठाकरे का परिवार से लेके सब उसमें घुसड़ दिए। क्या निकला उसमें? क्या निकला? आखिर सीबीआई ने भी बोल दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है। वो बेचारी लड़की 5-5 करोड़ रुपए उसके अकाउंट दिखा रहे थे, ये सब पामेरियन चैनल अकाउंट का कॉपी है, 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। उन्होंने कहा कि पैसे ट्रांसफर नहीं हुआ उस लड़की में, एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेट किया। कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है। और इस फर्जीवाड़े को यदि ये अमेंडमेंट साथ देता है, ये तो बस कलश है मंदिर का। हाँ, ये तानाशाह के मंदिर का कलश है ये अमेंडमेंट। तानाशाही पर आखिरी मुहर इससे लग जाएगी। हालांकि मैं तो ये चाहता हूं निजी तौर पर कि इस पर मतदान तो हो ही जाए। हालांकि 2/3 का रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन मतदान हो जाए ताकि कम से कम 2 पार्टियों का, एक पार्टी तो उसको अब हम बहुत जो है जीवित नहीं मान रहे हैं, उसको तो छोड़ ही दीजिए, वो खत्म है। 4 महीने बाद उसका नाम वैसे ही इतिहास में दर्ज हो जाएगा। लेकिन दूसरा नायडू चेहरा दिख जाए कि ये आदमी भी, अभी तक तो हम लोग एटीएम और पैसे की बात करते हैं। अरे एटीएम और पैसा क्या करोगे ले जाकर के, जब तुम ही कान पकड़ करके ले आकर के बैठा देंगे सब तिहाड़ में। ये आदमी क्या इस पर भी मतदान? क्योंकि अभी नारा लोकेश का बयान मैंने देखा है, उन्होंने कहा कि हम सीपी राधाकृष्णन के साथ ही हैं, कहीं पे हम नहीं जा रहे हैं, एनडीए एकजुट है। तो एनडीए इस तानाशाही बिल पर भी एकजुट है, क्योंकि इस देश में नायडू जैसे लोगों को एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। नायडू बहुत एक टेक्नोक्रेट, बहुत सारी हमने भी बहुत तारीफें कर दी हैं कि बहुत टेक्नोक्रेट, ये करता वो करता। ऐसे लोग कुछ नहीं करते। ये जो किए हैं वो जगन मोहन ने जेल में डाल के दिखाया था क्या किए हो, जेल में डाला था। और उसी समय जब जेल में डाला था तभी अमित शाह ने इस गठबंधन की नींव डाली थी, जब जेल में डाला था। क्योंकि इसी समय मुसीबत में ही, आपदा में अवसर, ये लाइन ये पोस्ट हटाया जाएगा। बीजेपी जो है वो हमेशा एजेंसियों के, मतलब एजेंसी हाका लगाती है और बीजेपी शिकार करती है। हाँ, यही होता रहा है। चलिए खैर, ये विषय अभी एक चर्चा हुई है, इस पे हम और भी हम कोशिश करेंगे कि तो और अभी देखिए, ये जेपीसी में कहाँ रेफर होता है, जेपीसी के कौन मेंबर होते हैं, इसके बाद ये बिल की कॉपी भी हमारे पास आ जाएगी। तो एक एक पॉइंट पे इसकी बिल्कुल पोस्टमार्टम करके इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, ये इस खबर पे हम बने रहेंगे। ये हम अभी से इस देश के संविधान और लोकतंत्र में आखिरी कील साबित होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 100% का 200% इस बात में सहमति है। खैर अभी इजाजत दीजिए हमें, लेकिन ये संविधान और लोकतंत्र पर अगर इस तरह से हमला होगा या खत्म करने की आखिरी कवायद है, तो कम से कम हम तो सवाल करेंगे ही और आखिर तक करेंगे। मिड डे मुद्दा में इजाजत दीजिए, अभी फिर अगले कार्यक्रम में आपके साथ आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।